हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में। डे 3 मैं कल से कोशिश करूंगी कि मैं सुबह सुबह वीडियोस डाल दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और पूरा दिन हो आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते ताकि अपना रिमेनिंग चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर सके, हाफ चैप्टर। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क इन इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट क्या होती है और ये बॉन्ड्स के रिस्पेक्टिव में हम देख रहे हैं। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट क्या होती है हमारी, जैसे एक जो इकोनॉमी जो डेवलप नहीं है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जो डेवलप नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर जो मिडल ईस्ट की हमारी कंट्री हो गई। ऐसी इकोनॉमीज जो इमर्ज हो रही है अभी, जिनके इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं है, जिनके, ठीक है, जिनकी कैपिटल मार्केट्स अभी रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अभी पूरा का पूरा मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। ऐसे इकोनॉमीज को हम बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज या इमर्जिंग मार्केट। ओके, अब इनमें रिस्क क्या होता है? रिस्क इन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स क्या होता है इसमें रिस्क? एक तो इकोनॉमिक रिस्क होता है और एक होता है पॉलिटिकल या फिर लीगल रिस्क। इसको इकोनॉमिक रिस्क को हम ये भी बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू पे। इसमें इकोनॉमिक में हमेशा हम क्या देखेंगे? मनी रिस्पेक्ट आता है इसमें। ठीक है, मनी रिस्पेक्ट आएगा तो क्या हमें ये देखना है कि क्या वो जो, अब हम इसमें मैं बताती हूँ आपको एक सिंपल वर्ड्स में। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स में क्या रिस्क होता है इमर्जिंग मार्केट्स में। ठीक है, बॉन्ड्स में क्या रिस्क हो सकता है कि पैसे वापस नहीं किए। एबिलिटी टू पे, एबिलिटी मतलब कि उसके पास क्या कैपेसिटी है पे करने की, क्या वो एबल है, क्या उसके पास पैसे हैं कि वो पे कर सकता है। तो हम ये वाला रिस्पेक्ट इकोनॉमिक रिस्क में देखते हैं। पॉलिटिकल और लीगल रिस्क हम देखते हैं विलिंगनेस टू पे के उसमें। विलिंगनेस टू पे मतलब मेरे पास पैसे हैं पर मैं देना नहीं चाहती, तो ये मेरी क्या होगी कि मैं अनविलिंग हूं, मैं विलिंग नहीं हूं कि पे करने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें एक एक चीज करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। इकोनॉमिक रिस्क स्लैश एबिलिटी टू पे। हम ये कैसे देखेंगे कि क्या कोई जो इकोनॉमी में जो कंपनी है वो एबल है या नहीं है, वो कैसे देखेंगे हम? ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इसका मतलब क्या है? लेस डाइवर्स टैक्स बेस। जो हमारे 90% ऑफ द रिसोर्सेज है वो किसके हाथ में है? 10% ऑफ द पॉपुलेशन, रिच लोगों के हाथ में है। 90% रिसोर्सेज किसके हाथ में है? 10% रिच लोगों के हाथ में है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। हम कुछ इंडस्ट्रीज पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि, और साइक्लिकल इंडस्ट्री जैसे कि कमोडिटी और एग्रीकल्चर। ये एक तरीका है इमर्जिंग मार्केट को देखने का कि वो कैसे, हम बोल सकते हैं कि उसके पास एबिलिटी नहीं है। लो पोटेंशियल फॉर प्राइसिंग पावर, उसके पास प्राइसिंग की पावर कम है। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेड में, कैपिटल फ्लोज में, करेंसी कन्वर्जन में, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। पुअर फिस्कल कंट्रोल्स होते हैं, मॉनेटरी डिसिप्लिन। ठीक है, लेस एजुकेटेड और लेस स्किल्ड वर्कफोर्स होती है। पुअर और लिमिटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रिलायंस ऑन फॉरेन बोरोइंग, हार्ड करेंसीज नॉट ऑन देयर ओन। मतलब इनको आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू इनको हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, स्मॉल और लेस सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, क्या होता है? ये स्मॉल होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ज्यादा लोग नहीं इन्वेस्ट करते उसमें, स्मॉल होती है। कुछ ही जो डीआईआईज है वो ही इन्वेस्ट करती है, बहुत कम रिटेलर्स बहुत कम होते हैं। सस्पेक्टेबिलिटी टू कैपिटल फ्लाइट, परसीव्ड vulnerability contributing to actual vulnerability. Okay,
अब हम ये नेक्स्ट है हेल्थ ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। हम ये कैसे देख पाएंगे कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है, जब फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी का जो रेशियो होगा वो 4% के अबव होगा, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होगा 70 to 80% के, उसमें is a sign of vulnerability for emerging market, sign that emerging market is catching slowly with, जब वो catch कर रही है slowly with developed markets. Persistent current account deficits greater than 4%, okay. Foreign debt greater than 50% of GDP or greater than 200% of current account receipts. Next point है हमारा कि जब फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है वो लेस देन 100% ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इज रिस्की, एक्सेस टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर एक्सटर्नल एड, ठीक है, वो उसकी हेल्प ले रहे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्लैश और कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, ओके, ये सारी कंट्रीज है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल रिस्क या फिर विलिंगनेस टू पे हम कैसे देखते हैं। वीक प्रॉपर्टी राइट्स या कॉपी राइट्स, weak enforcement of contract laws, inability to enforce seniority structures and private claims, confiscation of property, nationalization of companies, corruption are also relevant hazards. coalition government, ये सबसे ज्यादा गंदा माना जाता है कोई भी अगर इकोनॉमी के लिए कि मिलीजुली सरकार है इनकी, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इनके उसमें। जब भी हमने ये देखा है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो ज्यादातर बुल रन आता है, चालू होता है, बट कोएलिशन गवर्नमेंट में ज्यादातर साइडवेज मार्केट जाती है, फिर बियरिश ट्रेंड में जाती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि है ना, अनसर्टेनिटी है कि कब ये पावर से निकल जाए और कब ये कौन से डिसीजंस, मतलब मेजोरिटी नहीं है तो वो डिसीजंस लेने में केपेबल नहीं होगी। इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन करेंसी कन्वर्शन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क को देखते हैं हम इन इमर्जिंग मार्केट फॉर बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है हमारा फोरकास्टिंग इक्विटी रिटर्न्स। अब हम इक्विटी के रिटर्न्स को कैसे फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या मेथड जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो है DCF मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है, और क्या पढ़े हमने, कैपम होता है, बिल्डअप अप्रोच हमने देखा है। ये सब किस केस में देखा है हमने, ये हमने देखा है बॉन्ड्स के केस में। और बताओ और क्या देखा हमने, ठीक है, ये कैपम, DCF और यही तीन है, और देखते चलो, ठीक है। इसमें है हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक अप्रोच टू इक्विटी रिटर्न्स। अब इसमें क्या है, अगर हमें निफ्टी के रिटर्न्स को फोरकास्ट करना, हम कैसे करेंगे, हम उसके पास डेटा पे जाएंगे कि क्या उसने इतने टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया था, तो उससे क्या करेंगे, हम उसकी हम रिटर्न्स देख लेंगे कि वो क्या है। इसमें क्या लिखा है, सैंपल एवरेजेस, ठीक है, even derived from seemingly long histories are very imprecise estimates unless the volatility of the data is small relative to the mean. Clearly that is not the case for equity returns, okay. Next, similarly with respect to application of common shrinkage estimator, क्या है इसका विद रिस्पेक्ट, अच्छा कॉमन श्रिंकेज एस्टिमेटर अगर किसी को याद है तो वो बताएंगे प्रीवियस, उससे अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कमेंट करके बताना कि याद है कि नहीं है, ठीक है, किस किस को याद था बताना। बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कॉमन श्रिंकेज एस्टिमेटर क्या था, जब हम किसी एक कोई एक वेरिएबल है, मान लो हमारा इन्फ्लेशन हमारा वेरिएबल है, तो हम उसका प्रायर डेटा प्लस उसका कोई जो खुद का अभी करंट डेटा है उसका ही एवरेज ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन श्रिंकेज एस्टिमेटर। DCF अप्रोच टू इक्विटी रिटर्न्स, हम देख रहे हैं पहले DCF अप्रोच, हमने ये भी कहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, हम वैसे तो हम इक्विटी के केस में यूज करते हैं, बट जो बॉन्ड्स का केस है उसमें वो ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स के केस में जो DCF है या फिर जो कैश फ्लोज है वो हमारे क्या होते हैं, अनसर्टेन नहीं होते, हमें पता होता है कि हमें इस टाइम पे यही कूपन 100 रुपीज लिखा है, तो एक सेकेंड कर लो, अगर 100 रुपीज लिखा है तो वो 100 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पढ़ा हमने, ठीक है। फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट वो है। बिग एडवांटेज क्या है इसकी, नॉइस को वो कम कर देता है, ठीक है। कम्स फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन पीई। द रेशियो ऑफ अर्निंग्स टू जीडीपी, इट टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ टू, लीविंग द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी मार्केट एप्रिसिएशन एंड जीडीपी ग्रोथ मच मोर स्टेबल। अब इसमें एक ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ग्रिनोल्ड क्रूनर मॉडल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड इक्विटी रिटर्न क्या होती है हमारी, ये डीपी क्या है हमारा, डिविडेंड पे आउट प्लस ये एक्सपेक्टेड अर्निंग्स माइनस रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं करा हुआ इसमें, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनकम रिटर्न, जो ये डी अपॉन में पी है, ये वाली चीज माइनस दिस इज योर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनकम रिटर्न है। एक्सपेक्टेड नॉमिनल रिटर्न क्या है हमारी, ये वाला जो परसेंटेज ऑफ अर्निंग है, ओके। और इसमें एक्सपेक्टेड रीप्राइसिंग जो है वो है हमारा डेल्टा पीई, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने तोड़ डीकम्पोज करा है, ठीक है। कि हम क्या क्या देख रहे हैं इसमें, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या फिर इनकम रिटर्न, अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न और रीप्राइसिंग रिटर्न, ओके। इसमें कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला जस्ट आप रिमेंबर करना है, इसको मेमोराइज कर लेना, ओके। द एक्सपेक्टेड नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रीप्राइसिंग रिटर्न कॉन्स्टिट्यूट द एक्सपेक्टेड गेन्स। एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन्स कौन से हमारे, एक्सपेक्टेड नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ ये वाला पार्ट प्लस हमारा ये वाला पार्ट, ये बताएगा हमारा कैपिटल गेन्स वाला पोर्शन, ठीक है। द ग्रिनोल्ड क्रूनर मॉडल assumes an infinite horizon. In practice, the analyst typically needs to make projections for finite horizon. अब इसमें लिमिटेशन है बेसिकली, ये इस ग्रिनोल्ड क्रूनर मॉडल का क्या है कि ये इनफाइनाइट जो होराइजन है वो लेके चलता है। बट क्या मतलब ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया तो क्या मैं छोड़ दूंगी कि इन्वेस्ट किया एक टाइम के लिए कि बस अब 25 साल 30 साल या जब तक मैं मर रही हूँ तब तक मैंने रखा हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ मतलब हम कोई ना कोई बेसिस होता है कि मेरे को ये नीड है, जैसे मेरे को घर लेना है या मेरे को कुछ और कुछ लेना है, मतलब कोई एसेट लेना है, तो हम उसके हिसाब से अपना वो बनाते हैं कि हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी नीड है, तो उसके बाद तो वो पैसा वहां से निकाल लेंगे, ये थोड़ी कि उसको इन्वेस्ट ही करते रहेंगे, समझ रहे हो, उसको थोड़ा पोर्शन निकालते हैं ना, उसके बाद इनफाइनाइट होराइजन के लिए नहीं करते हम, कोई फाइनाइट होराइजन होता है हमारा। इनपुट्स रेडिली अवेलेबल, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। सिक्लिकली एडजस्टेड पीई या फिर केप क्या है ये, जब हम पीई को हम एडजस्ट कर देते हैं सिक्लिकली मतलब हमें पता है ऐसे ऐसे मूव कर रही है बिजनेस साइकिल्स में, जब उस पीई को हम बिजनेस साइकिल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं तब हम उसको बोलते हैं केप, ओके। द करंट प्राइस लेवल डिवाइड बाय द एवरेज लेवल ऑफ अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 10 years एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। हमने किस चीज के लिए एडजस्ट किया है, बिजनेस साइकिल के लिए तो किया ही है, हमने इन्फ्लेशन के लिए भी किया है। आइडिया इज टू एवरेज अवे सिक्लिकल वेरिएशन इन अर्निंग्स एंड प्रोवाइड मोर रिलायबल बेस, ठीक है। तो इसमें हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक सिक्लिकल वेरिएशन हमें दिखा सके, सिक्लिकल वेरिएशंस को हम दूर कर सके, जो वेरिएशन आ रही है उसको हटा के एक पर्टिकुलरली हम उसको एडजस्ट कर सके, नॉर्मलाइज कर सके। नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं, हमने सबसे पहले अभी तक डीसीएफ मॉडल और हिस्टोरिकल मॉडल देखा है फोरकास्टिंग का, तो अब हम ये है हमारा तीसरा पोर्शन है, ये रिस्क प्रीमियम अप्रोच टू इक्विटी रिटर्न। अब हम देखते हैं रिस्क प्रीमियम अप्रोच क्या होता है। रिस्क प्रीमियम अप्रोच होता है जब हम ईआरपी ज्वाइन करते हैं, हमने ये देखा है ईआरपी हम कब ज्वाइन करते हैं, बीटा के साथ केपम में, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं फोरकास्टिंग और इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी प्रीमियम क्या होती है, अमाउंट बाय विच एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटीज एक्सीड्स रिस्कलेस। हमने अच्छा ईआरपी का फॉर्मूला जो हमने लेवल 1 में पढ़ा है वो क्या है, रिस्क फ्री
बताओ बताओ, रिटर्न ऑन आर माइनस आर एफ, यही होता है इनटू बी बीटा। अमाउंट बाय विच द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटीज माइनस आर एफ, ठीक है, और द एक्सपेक्टेड बॉन्ड रिटर्न ऑन डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स। अब इक्विलिब्रियम अप्रोच क्या है हमारा, सिंगर टेरर मॉडल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू है अंडरलाइंग मॉडल्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड और फुल्ली सेगमेंटेड, ये अब हम पढ़ेंगे। फुल्ली इंटीग्रेटेड में हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ, इसमें जो ये है ना पोर्शन, जो सिंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनल ये वाला जो ये सिंगल टेरर रिस्क प्रीमियम जो इक्वेशन है वो ये है, वो ज्वाइन करके किसको बनी है, एक तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये थोड़ी खतरनाक सी लग रही है देखने में इक्वेशन, पर ये नहीं है अगर असलियत में हम देखें, जब हम उसको देख के समझेंगे ना। एक सेकेंड, जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसको देख के करेंगे ना तो इजी लगेगा, ओके। इसमें अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स एंड एसेट क्लासेस आर फुल्ली इंटीग्रेटेड। फुल्ली इंटीग्रेटेड लिखा है ना इसमें, क्या इंटीग्रेटेड है, ग्लोबल मार्केट और एसेट क्लासेस, ओके। मतलब अगर एक इक्विटी क्लास है, एक इक्विटी की इक्विटी अगर हम किसी एक कंट्री में देख रहे हैं तो दूसरी कंट्री में भी इक्विटी सेम ही उसका वो होगा, प्राइजेस मतलब सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये अलाउ करता है यूज ऑफ सिंगल। अब हम इससे क्या होगा, जब पूरी सब चीज इंटीग्रेटेड है तो हम एक ग्लोबल पोर्टफोलियो बना पाएंगे आसानी से, ठीक है। कंपनसेशन फॉर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, या फिर मार्केट रिस्क को हम कंपनसेट कर सकते हैं। दैट इज अज्यूम ऑल द शार्प रेशियोज इक्वल टू ग्लोबल शार्प रेशियोज, ठीक है। शार्प रेशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शार्प रेशियो इज इक्वल टू ग्लोबल शार्प रेशियो, ओके। Every asset is priced relative to the global capitalization weighted market portfolio। ये मैं बताती हूँ, इसका मतलब है ये जो अगर हमारा रिस्क प्रीमियम है ग्लोबल फॉर आई, मतलब एक हम एसेट क्लास की बात करें, बीटा ले रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का ले रहे हैं हम बीटा, फिर हम ले रहे हैं रिस्क प्रीमियम ऑफ ग्लोबल मार्केट का ही। इसको हम बीटा को अब हमने उसके फॉर्मूला में लिख दिया, बस इसको ये किया हमने, इसको कुछ नहीं किया है। देखो ये आरपीएम ये यही है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू में योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो और मार्केट पोर्टफोलियो, यही होता है, ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं है, इसको ओपन करके यही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं फुल्ली सेगमेंटेड, फुल्ली सेगमेंटेड में क्या आएगा, ईच एसेट क्लास इन ईच कंट्री इज प्राइस विदाउट रिगार्ड टू अदर, मतलब हर एक एसेट, इसमें बोल रहे हैं कि जो एक अगर इक्विटी है तो वो दूसरे कंट्री में भी सेम ही इक्विटी प्राइस होगी। इसमें कह रहे हैं कि नहीं, एक एसेट क्लास डिफरेंट होती है दूसरे एसेट क्लास से, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। implies treating each asset as its own market portfolio। अब हम जो एक एसेट क्लास है उसको अब हम एक मार्केट पोर्टफोलियो की तरह देख रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे हम, पूरा जो वर्ल्ड की पोर्टफोलियो है, जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, उसको एक की तरह देख रहे थे। अब हम जो एक एसेट क्लास की पोर्टफोलियो को एक उसमें देख रहे हैं मार्केट पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू 1 होगा, रो इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि हम सेम एक जो कंट्री है उसके पोर्टफोलियो ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका क्या है, बीटा को हमने सेम ही है, बीटा को इसमें 1 पुट कर दिया, सेम यही ये वाली, और इसको जब हमने ऐड किया तो ये क्या है, जो ये हमने ये वाला जो सिंबल है एक, ठीक है, इसको कुछ भी बोल लो, ये बेसिकली वेट दिखा रहा है कि हम इंटीग्रेटेड ग्लोबल पोर्टफोलियो को हम कैसे देख रहे हैं और सेगमेंटेड पोर्टफोलियो का क्या है वेट। जो ये रिस्क मैं बताती हूँ, देखो जो ये रिस्क प्रीमियम है ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा रिस्क प्रीमियम है ऑफ इंटीग्रेटेड वाला, उसको क्या लिखा हुआ इन्होंने,
उसको लिखा हुआ है ग्लोबल पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, प्लस आरपी ऑफ योर सेगमेंटेड वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम रिस्क प्रीमियम पे पहुंचेंगे ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी पे पहुंचेंगे। अब इक्विटी पे पहुंचेंगे तो इसको ये बता रहे हैं कि जो रिस्क प्रीमियम ले रहे हैं हम इस इक्विटी का, तो जो रिस्क प्रीमियम ऑफ ग्लोबल वाला है उसका वेट हम ये थीटा ले लेंगे, थीटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन ले लेंगे और इसका क्या होगा फिर 1 माइनस यही वाली थीटा। ठीक है, डिग्री टू विच द एसेट इज ग्लोबली इंटीग्रेटेड, ये क्या दिखाता है कि कितना वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें ये शो करना था कि जर्मन शेयर्स का ये है डेटा और जर्मन बॉन्ड्स का ये डेटा है, उसकी वॉलेटिलिटी दे रखी है, कोरिलेशन विद ग्लोबल मार्केट दे रखा है। ओके, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इज योर दिस थिंग, सेगमेंटेड मार्केट का शार्प रेशियो ये दे रखा है, द रिस्क फ्री रेट इज 1%, इन्वेस्टर का जो एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल शार्प रेशियो ये है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फुल्ली इंटीग्रेटेड रिस्क प्रीमियम फॉर ईच ऑफ द एसेट क्लासेस। इक्विटीज का एसेट क्लास क्या होगा, सबसे पहले इसका बताओ, बीटा लिखा था, इनटू में क्या था हमारा, रिस्क प्रीमियम ऑफ एम, यही था। नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड से देख लो क्या है, ये वाला फॉर्मूला याद करना। ठीक है, ये वाला, ये चीज कुछ नहीं, अब डेटा डालना है इसमें। ठीक है, इसमें डेटा डालना है, क्या होता है, क्या दे रखा है इसमें, रो इनटू में ठीक है, और ये हम ले रहे हैं आरपी जी एम। मैं जस्ट आप लोगों के लिए ना फॉर्मूला लिख रही हूँ, मेरे को भी वैसे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लिख रही हूँ, साथ में पढ़ रहे, ठीक है। अब ये बताओ, ये वाली जो चीज है ये क्या चीज है, रो कहाँ से लेंगे हम, ये वाला, ये देखो ये वाली चीज, तो ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अभी 17% कैसा है, वॉलेटिलिटी, ये वाली चीज क्या है हमारी, वॉलेटिलिटी। 0.3% क्या दे रखा हमें, ये शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या चीज है, ये वाली जो चीज है, ये दिस इज नथिंग बट योर शार्प रेशियो, रिटर्न डिवाइडेड बाय योर रिस्क। ठीक है, तो ये शार्प रेशियो हो गया ये, तो इससे ये निकल गया ये वाला पोर्शन। फिर ऐसे ही हम बॉन्ड्स का निकाल लेंगे, बॉन्ड्स का कोरिलेशन क्या है हमारा, 0.05, सेम यही लिख दिया। उसके बाद क्या है ये, वॉलेटिलिटी इनटू में शार्प रेशियो, इससे आ गया। फुल्ली सेगमेंटेड रिस्क प्रीमियम कैसे निकाल लेंगे अब हम, देखो फॉर्मूला देखो बस कैसे निकला, सेम ये क्या है, ये वॉलेटिलिटी इनटू कोरिलेशन इनटू में वॉलेटिलिटी इनटू में शार्प रेशियो। ठीक है, अब शार्प रेशियो ठीक है, तो इसमें ये 17% होगी हमारी वॉलेटिलिटी, लिख दिया। एक सेकंड, क्या लिखा है, ये देखो सेगमेंटेड, इसमें दे दिया ये, इसमें ये रिटर्न है सेगमेंटेड मार्केट शार्प रेशियो। अब ये बताओ मुझे, जो इसका ये हमने क्या लिया है इसमें 17%, 17% हमारी वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी कौन सा पोर्शन है, ये कोरिलेशन हमारा क्या है, 0।
0 नहीं, सॉरी 1 है, कोरिलेशन क्या है हमारा 1, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कोरिलेटेड है। और इसमें हमने ये ले लिया वॉलेटिलिटी इनटू में शार्प रेशियो, सेगमेंटेड वाला शार्प, ये हमेशा याद रखना है कि सेगमेंटेड वाला शार्प रेशियो लेने, पता चले ये वाला शार्प रेशियो ले लो क्योंकि ये ग्लोबल का है, हमें यूज करना है सेगमेंटेड वाला। तो ये कर दिया, ये कर दिया। अब इसको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे? अब हम इक्विटीज वाला पोर्शन देखना सिर्फ, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है, एक सेकेंड, ये वाला ना, कंबाइन कैसे करेंगे? 3.57 इनटू में इंटीग्रेशन का क्या है, शेयर्स का 0.85, ठीक है, प्लस ये वाला हमने पोर्शन ले लिया। फिर हम लेंगे सेगमेंटेड वाला पोर्शन, वो कितना है 5.95, तो 0.15 इंटू में 5.95, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास? ये आया 3 और वैसे सिमिलरली इसका करा तो ये आया। तो इसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं या CFA लेवल 3 के कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ये यहीं पर ही करके छोड़ देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ रिस्क प्रीमियम ही है। रिस्क प्रीमियम में हम क्या ऐड करते हैं? रिस्क फ्री रेट भी तो ऐड करेंगे, तभी तो एक रिटर्न निकाल रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट रिस्क प्रीमियम निकालना नहीं है, ये तो एक अप्रोच है कि रिस्क फ्री रेट में इसको ऐड कर देंगे तो हम रिटर्न निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें रिस्क फ्री रेट ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा 1%। तो ये 3.93 में प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज 4.93। सिमिलरली इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 2.616, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क क्या होता है इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में? दे आर मोर फ्रेजाइल इकोनॉमीज, लोअर डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, लेस स्टेबल पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, वीकर लीगल प्रोटेक्शन होती है। लोकल इकोनॉमिक मार्केट जो फैक्टर्स होते हैं एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन रिस्क एंड रिटर्न देन इन डेवलप्ड मार्केट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अलाउ इंटरेस्टेड पार्टीज टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन ज्यादा होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो हाइड करेंगे या फिर मिसस्टेट करेंगे। वीक डिस्क्लोजर, ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है, इसको जस्ट रीड कर लेना। वीक एंड डिस्क्लोजर रूल्स है, impede ट्रांसपेरेंसी एंड फेवर इनसाइडर्स, इनएडवोकेट प्रॉपर्टी लॉज होते हैं, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट होती है, वीक चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन गवर्नमेंट एक्शन में परमिट सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज, प्री जुडिशियल एंड अनप्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी एक्शंस। This ends our today's task, okay? अगर किसी को डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो प्लीज पूछ लेना, साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये अच्छे से मतलब वीडियोस बना रही है तो मतलब क्या ढंग से नहीं समझा रही है कुछ है। एक्चुअली गाइस मैं भी आप लोगों के साथ एग्जाम दूंगी, ठीक है, तो ये सिर्फ मैं ये जो वीडियोस बनाने का जो मेरा पर्पस है वो सिर्फ ये है कि एक ग्रुप स्टडी हो सके, अगर किसी को हेल्प होती है। कभी कभार पता है आपको, जब मैं लेवल 1 और लेवल 2 दे रही थी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हम पेस नहीं बना पाते, हमें एक शेड्यूल चाहिए होता है, कोई ना कोई एक चाहिए होता है कि जो हमारे साथ में स्टडी कर रहा है, हमारे साथ पढ़ाई कर रहा है, तो एक कंपटीशन होता है हमारे उसमें। अभी अगर हम खुद से पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, हम टाल देते हैं चीजों को कि है ना, हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या हो गया, अगले दिन कर देंगे, प्रोकास्टिनेट करने की तो हमारी आदत ही होती है। बट हमें अगर जब हम एक ग्रुप बन जाता है तो उससे क्या होता है, हम कंपटीशन होता है कि कौन कितना कर रहा है, कि क्या इसने ये मेरे से आगे बढ़ गया तो इसने मतलब होता है कि इसने कर लिया तो मैं भी करूं फटाफट से ताकि हम क्लियर कर सके। तो और एक टास्क होता है ना, एक सिस्टमैटिक मैनर्स में चलता है तो अचीव करना कुछ भी चीज इजी होता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में ना, अगर ये बहुत बड़ा हाँ एक पहाड़ जैसा टास्क है, उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं हर एक दिन, तो वो बहुत आसान हो जाता है डेली उसको अचीव करना। और फिर हमें पता भी नहीं चलता कैसे कैसे हमने डेली अचीवमेंट्स करके एक बड़ा टास्क को अचीव कर लिया, ठीक है। फिर इसको पढ़ लेना और कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।